Hello students, welcome back. Students, in today's video lecture, we are going to cover following current affairs. Japad military exercise, translocation of tigers, pink tax, etc. etc. Okay, so let's begin. The first news is related to मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ रसिया एंड बेलारूस. रसिया और बेलारूस मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं रसिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे. सो नेटो कंट्रीज हैज रेज्ड देयर आईब्रोज ओवर इट कि इस एक्सरसाइज का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं रसिया उस रीजन में पीस को तो डिस्टर्ब नहीं कर देगा. सो जपाड मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये रसिया और बेलारूस इन दोनों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपने याद रखना है. विच कंट्रीज आर पार्टी टू इट. And another important fact that you guys need to remember is this exercise is conducted in every 4 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट में आ जाएगा आपके यूपीएससी के में या सीडीएस या सीएपीएफ के एग्जाम में दैट जो ये जपाड मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, इट इज़ एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज या बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है. 2 साल में एक बार होती है. नो, 4 साल में. ये क्वेड्रीनियल है, वो क्वेड्रीनियल भी लिख सकता है दैट इट इज़ अ क्वेड्रीनियल मिलिट्री एक्सरसाइज. 4 साल में एक बार होती है. यस, तो ये फैक्ट याद रखना है. एज वेल एज रसिया और बेलारूस की एक्सरसाइज है ये. नाउ जपाड जो टर्म है ना, ये एक रसियन वर्ड है विच मीन्स वेस्ट. अब ये रसिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे है, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया है जपाड. ओके, नाउ ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो फोकस करती है ऑन रसियाज वेस्टर्न बॉर्डर्स एंड इन्वॉल्विंग लैंड, एयर एंड नेवल फोर्सेज. रसियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, रसिया और बेलारूस दोनों की जो ये इनकी आर्म्ड फोर्सेज है ना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर. ठीक है ना. तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए दैट इट इज एक्सक्लूसिवली एंड ए मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ आर्मी, तो वो भी गलत होगा. आर्मी नहीं, इसमें नेवी भी है एज वेल एज एयरफोर्स भी है. नाउ द क्वेश्चन कम्स वेदर इंडिया हैज एवर पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज. यस, इंडिया ने भी एक बार इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था. जो जापाड एक्सरसाइज हुई थी ना 2021 में, आज से 4 साल पहले, अभी 2025 है, तो इंडिया ने उस टाइम पार्टिसिपेट किया था. ओके, इंडिया सेंट ए 200 मेंबर्स कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी. इंडिया से 200 लोगों की एक प्लाटून गई थी, है ना, 200 सोल्जर्स की. तो इंडिया भी पार्टी रह चुका है. नाउ एक बार मैप भी देख लेते हैं. ये देखिए, ये रसिया है आपका एज वेल एज ये बेलारूस है. तो ये रसिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना, इस सारे बॉर्डर के ऊपर ये एक्सरसाइज की जाएगी, जपाड एक्सरसाइज. रसिया और बेलारूस मिलके दोनों कर रहे हैं. अब देखिए, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दैट विद विच कंट्रीज यूक्रेन शेयर्स इट्स बॉर्डर. यूक्रेन का बॉर्डर किसके टच होता है, लेकिन अब बेलारूस न्यूज़ में है. ये रसिया के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. तो आपको याद रखना है दैट बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसका बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ लगता है. सो वन इज पोलैंड एज यू कैन सी इट हियर, नेक्स्ट इज यूक्रेन, देन लिथुआनिया एंड लाटविया ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद बेलारूस, एंड रसिया तो है ही. सो आप ये याद रखने के लिए कि बेलारूस का बॉर्डर किसके साथ रखता है, आप ये एक्रोनियम याद कर लीजिए, पुलर, PULLR. ओके, सो विद दिस न्यूज़ कम टू एन एंड. अब देखिए, ये एक MCQ भी बनाया है मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दैट जपाड इज ए बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया नेवर पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज. तो ये आपको खुद आंसर करना है. मेरे PDF का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और ये PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी एंड लिंक ऑफ द ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स. Center clears translocation of tigers from Tadoba Pench to Sahyadri Reserve. See, ये आपको फैक्ट याद रखना है दैट ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र स्टेट है. तो आपको पहले ये याद रखना है दैट सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व एंड पेंच टाइगर रिजर्व, ये तीनों टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में. अब आप इनका ना नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट भी याद कर लीजिए, लाइक PTS ऐसे करके कुछ एक्रोनियम से, पेंच, तदोबा अंधेरी एंड सह्याद्री टाइगर रिजर्व. अगर आप इन 3 टाइगर रिजर्व का भी अगर नॉर्थ से साउथ इनका लोकेशन अगर याद रख लेते हैं ना, तो भी ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद होती है. अगर कोई दूसरा भी पूछ लिया जाए, अगर इन तीनों में से एक आ जाए तो भी. ओके, बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ टाइगर्स ना
यहाँ से पेंच टाइगर रिजर्व और तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में भेजे गए हैं। बस आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब देखिए, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है, यूपीएससी ना ट्रांसलोकेशन पे क्वेश्चन पूछ चुका है। सी यू कैन सी दिस MCQ. It was asked in the year 2018 or I think 2017. Recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitats in Gujarat to which one of the following sites. ये जब पूछा था, जब गुजरात से ना कुछ लोयंस को ट्रांसलेट किया गया था किसी दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो पूछा गया था कहाँ किया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका था कूनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जब वो लोयन के ट्रांसलोकेशन पे आपसे MCQ पूछ सकता है ना, तो आपको ये भी याद रखना है कि वो ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली सह्याद्री टाइगर रिजर्व में टाइगर्स ट्रांसलोकेट किए गए हैं, वो कहाँ से आए, तो पेंच और तदोबा मार्क करेंगे। या वो आपको कुछ भी MCQ बना सकता है दैट अभी ना हाल ही में पेंच और तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से कुछ टाइगर्स ट्रांसलोकेट किए गए थे, कौन सा टाइगर रिजर्व है वो। ओके, तो आपको खुद ध्यान रखना है, ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव टेकन अ क्यू फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। इससे हमने इशारा ले लिया है ना कि कैसे ये ट्रांसलोकेशन और ये सारी न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी पिंक टैक्स, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में थी, टाइटल्ड एज स्टॉप पेइंग मोर फॉर बीइंग अ वुमन अवॉइड पिंक टैक्स। अब ये पिंक टैक्स क्या है एंड इसका लीगल बेसिस क्या है, ये सब जानते हैं हम। आइए, सी व्हाट इज पिंक टैक्स। पहला फैक्ट आपको याद रखना है दैट इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स। ये कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिसको मतलब कोई कानून से सरकार ही मतलब जिसको लागू कर रही है, सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। इट्स अ प्राइसिंग फिनोमिना। प्राइसिंग फिनोमिना इसका मतलब ये है सिंपली कि पिंक टैक्स एक प्राइसिंग फिनोमिना का टैक्स है। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स को वुमेन यूज करती हैं ना, लाइक अपने डिओड्रेंट्स, शैम्पू और मैनी अदर्स, है ना, तो बस कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, वो प्रोडक्ट बस वुमेन के द्वारा यूज किए जाते हैं तो उनको महंगा कर देती है। अगर मैन का डिओड्रेंट देखें और वुमेन का डिओड्रेंट देखें तो बताते हैं कि इनको जब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम ही है प्रोड्यूस करने में, लेकिन वुमेन का जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा महंगा मिल रहा है मार्केट में। तो और इसी को पिंक टैक्स बोला गया है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। और इस टैक्स की ना कोई लीगल बैकिंग नहीं है, सरकारें इसे नहीं लगाती हैं, बस मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी मनमर्जी से वुमेन के प्रोडक्ट को महंगा बेच रही हैं, उसी को आप पिंक टैक्स बोलते हो। वुमेन पे मोर फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केटेड एक्सक्लूसिवली टू देम। जो प्रोडक्ट्स केवल वुमेन के लिए अवेलेबल होते हैं ना वो महंगे मिल रहे हैं, ये पिंक टैक्स है। एंड आपको याद रखना है, अब आप ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि भाई उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है आपकी, जैसा मैंने आपको बताया। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट अटैच्ड टू सच प्रोडक्ट्स, ओनली ब्रांडिंग मार्केटिंग मार्कअप। बस आपने ब्रांड बनाने के लिए कि बस ये यूज करना है ना, आपने बस उसको यूज कर दिया। अब आप बारबी डॉल लेने जाओगे वुमेन की, कोई वुमेन लेके, वो महंगी मिलेगी बजाय एक उस टॉय के जिससे एक मेल चाइल्ड खेलेगा, तो वो एक पिंक टैक्स है। ओके, ये एग्जांपल देख सकते हो आप, टॉयज, हेयर कट्स, ड्राई क्लीनिंग, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, रेजर्स। ये जो वुमेन यूज करेंगी ना, मैन भी शैम्पू यूज कर रहा है ना, हेयर कट मैन भी करवा रहा है, बट वुमेन के ज़्यादा महंगे हो रहे हैं बिना किसी रीज़न के। कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई सरकार नहीं लागू कर रही, बस कंपनीज ने महंगा बनाया हुआ है। दिस इज पिंक टैक्स, आपको याद रखना है बस ये। नाउ आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडियन सिनेरियो में, इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी क्या लीगल बैकिंग है। देखिए, इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, इंडिया के अंदर पिंक टैक्स डज नॉट एंजॉय एनी लीगल बेसिस और स्टैट्यूटरी बेसिस। जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है ना, उसने बोला है दैट कंपनीज जो हैं उन्हें फेयर प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, और जो ये पिंक टैक्स है ना इसको आउटलॉ किया हुआ है, ये अनफेयर प्रैक्टिस है। ओके, फिर्म्स मस्ट अवॉइड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइसेस। आपकी ये जो NCADRC है इसने बोला है कि फिर्म्स को ना जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्राइसेस अवॉइड करने होंगे, है ना। मैन और वुमेन सबके सामान को आप बराबर कीमत पे रखिए। नाउ UPSC आपको प्रीलिम्स में देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है मैंने आपके लिए। पिंक टैक्स इन इंडिया इंजॉयड स्टैट्यूटरी बेसिस, नहीं,
पिंक टैक्स ना लीगल बेसिस इंजॉय करता ना स्टैट्यूटरी बेसिस, ये तो कंपनीज अपने आप लगा रही हैं बस। पिंक टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए क्या ये पिंक टैक्स उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी एक्स्ट्रा होती है? नो, ये देखिए मैंने लिखा है ना, ये इनका आप ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि इनमें कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं आती। तो आपके प्रैक्टिस के लिए अब आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट इज अगेन द न्यूज इज पर्टेनिंग टू इंडियन इकोनॉमी टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी सिलेबस। एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया, सिंपल टर्म्स में देखें तो हमारे देश के कर्जे की बात की हुई है। द न्यूज इज इंडियाज एक्सटर्नल डेट रोज एट फास्टेस्ट पेस इन 7 years इन फाइनेंशियल ईयर 2025। पिछले 7 सालों में 2018 से 25 के बीच में अगर देखें ना तो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें भारत का कर्जा कुछ ज़्यादा तेज बढ़ा है, ये बात की गई है इसमें। नाउ फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एक्सटर्नल डेट। देखिए एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए कंट्री ओज टू फॉरेन क्रेडिटर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स। इट इंक्लूड्स both the principal and the interest that must be repaid. Both public and private sectors are part of it. भाई एक्सटर्नल डेट वो टोटल मनी होता है जो एक देश को दूसरे क्रेडिटर को जिससे उसने उधार लिया है, वो चाहे दूसरी सरकार हो, कोई इंटरनेशनल बैंक हो या कोई इंडिविजुअल हो, एनआरआई हो, है ना, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उससे पैसे लिए हैं, तो वह आपके एक्सटर्नल डेट की डेफिनेशन में आते हैं और आपको प्रिंसिपल देना पड़ेगा, ये बात लिखी हुई है। और ये फैक्ट आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल डेट की जब बात हो रही है ना तो इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का डेट आ रहा है, दोनों का कर्जा, यूँ नहीं है कि केवल सरकार का कर्जा। पूरे इंडिया के एक्सटर्नल डेट की बात हो रही है। नाउ आपको जो ध्यान रखना है ना वो ये फैक्ट क्रोनोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से, कि इंडिया के जितना भी कर्जा है ना 50% से ज़्यादा जो डेट है वो इंडिया का दैट इज डॉलर डिनोमिनेटेड, आपको डॉलर में डॉलर में है आपका, यानी आपने 100 का कर्जा लिया है ना तो उसमें से 50 से भी ज़्यादा है ना, 50 से भी ज़्यादा का तो डॉलर का है। ये फैक्ट क्रोनोलॉजिकली याद रखना है। फिर इंडियन रुपी का है, फिर आपने इंडियन रुपी में भी बाहर से पैसा ले रखा है। नाउ मैनी स्टूडेंट्स विल थिंक कि इंडिया का रुपी तो सरकार के पास खुद ही है, बाहर से कैसे ले रखा है। भैया एनआरआईज जो होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनके अकाउंट देश के अंदर होते हैं लेकिन वो देश के बाहर रह रहे हैं, तो वो भी एक्सटर्नल डेट में आता है। आपको प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट याद रखना है, इसलिए एक्सटर्नल डेट हमारी डोमेस्टिक करेंसी में भी हो सकता है, स्टेटमेंट आ जाए तो आपको याद रखना है। तो सेकंड आपका कितना है, 31.1% किस में है, इंडियन रुपी में। एंड येन जो जापान की करेंसी है इसमें आपका कितना है, 6.2%। एंड ये जो आपका एसडीआर है 4.6%। एंड देन यूरो 3.2%। को क्रोनोलॉजिकली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डॉलर में आपका सबसे ज़्यादा डेट है, डॉलर, देन आपका इंडियन रुपी में, देन वाई, देन एसडीआर, स्पेशली ड्रॉइंग राइट्स, इनके बारे में अभी बताऊंगा मैं, ओके, एसडीआर, एंड देन यूरो, जो यूरोजोन की, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है ना उनकी जो कॉमन करेंसी है। तो आप को यूपीएससी बोलते कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो किस करेंसी में ज़्यादा है, तो इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग आपको इस एक्रोनियम से याद रखना है, ड्राई एसी, ओके। सो अब देखिए ये जो एसडीआर है ना ये कोई करेंसी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फॉरेन रिजर्व एसेट है जो आईएमएफ ना अपने मेंबर्स को देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। कोई भी कंट्री मान लीजिए उसका कितना कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ के अंदर, जैसे इंडिया का कितना कोटा है, इंडिया आईएमएफ में कितना फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है, उसी हिसाब से इंडिया ना एसडीआर अवार्ड हो जाएंगे इंडिया को, और इनके बेसिस पे स्पेशली ड्राइंग राइट्स के बेसिस पे इंडिया कुछ पैसे उठा सकता है आईएमएफ से, है ना। तो ये आपके बेसिक्स वैसे क्लियर होने चाहिए आपकी बुक्स और एनसीईआरटी के जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं उसमें, बट मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, ये स्पेशली ड्राइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं बट एक इंटरनेशनल फॉरेन रिजर्व का एसेट है जिसे आईएमएफ कंट्रीज को देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोटा दैट दे होल्ड इन आईएमएफ, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे इनको कि कौन सा कितना परसेंट है इंडिया का एक्सटर्नल डेट किस करेंसी में। अब एज आई टोल्ड यू एक्सटर्नल डेट कैन ऑल्सो बी इन इंडियन रुपीज। अब जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया ना
कि जो बाहर का जो कर्जा है ना हमारा, वो भी इंडियन रुपी में होगा। वो कैसे? देखिए, एनआरआई के डिपॉजिट्स, जब एनआरआई अपना पैसा इंडिया में डिपॉजिट कर देते हैं ना, तो वो नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स में आता है, तो उसको भी आप एक्सटर्नल डेट मतलब काउंट करते हैं, बिकॉज द डिपॉजिटर इज नॉन रेजिडेंट इवन दो द लाइबिलिटी इज इन इंडियन नेशनल रुपी। अब वो ना है तो नॉन रेजिडेंट ही, और अब उसका जो पैसा है आपके देश में जमा है, वो लाइबिलिटी है आपकी करेंसी में, तो वो क्या गिना जाएगा? एक्सटर्नल डेट ही गिना जाएगा। देन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स। एक बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये मसाला बॉन्ड ना क्या है, सरकार इशू करती है आउटसाइड इंडिया। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे कि मसाला बॉन्ड इंडिया के अंदर इशू नहीं किया जाता, बाहर इशू किया जाता है। तो क्या होता है, ये ना इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी इन मसाला बॉन्ड्स को परचेज करेगी ना, तो उन्हें बदले में गवर्नमेंट को पैसा देना होगा, और जब गवर्नमेंट उनको वापस उनका पैसा करेगी ना, तो जो उस इंटरेस्ट पे पैसा वापस करेगी जो इन मसाला बॉन्ड्स पे लिखा हुआ था। ओके, तो ये इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने, मान लीजिए यूएस में कुछ लोग रह रहे हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उन्होंने ये मसाला बॉन्ड खरीद लिए सरकार से और सरकार को पैसे दे दिए। तो अब सरकार के ऊपर कर्जा हो गया ना, पैसे दे दिए, तो अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? एक फिक्स टाइम लाइन के बाद वो रीपे करना पड़ेगा, किस इंटरेस्ट रेट पे, जो इस बॉन्ड के ऊपर मेंशन थी। तो इंडियन कंपनीज इश्यू करती हैं बॉन्ड्स अब्रोड इन इंडियन रुपीज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको खरीदते हैं। तो इस तरीके से भी आपका एक्सटर्नल डेट आता है आपकी खुद की करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में। बोरोवर्स की लाइबिलिटी जो होती है ना, वो इंडियन रुपी में होती है, लेकिन इन्वेस्टर एक नॉन रेजिडेंट है ना, तो उसको ट्रीट किया जाता है एज ए एक्सटर्नल डेट। ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सटर्नल डेट है भाई, वो इंडियन करेंसी में कैसे है, तो आप क्या बताएंगे? एक तो आप बताएंगे कि भाई नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं उनका पैसा भी यहाँ जमा होता है, एज वेल एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है आउटसाइड इंडिया सच एज मसाला बॉन्ड्स। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और ये फैक्ट याद रखना है कि जो एक्सचेंज रिस्क होता है ना, वो फॉरेन इन्वेस्टर पे पड़ता है व्हेन दे परचेज दीज बॉन्ड्स। करेंसी की वैल्यू घट गई, बढ़ गई, रुपया गिर गया ना, तो उसका नुकसान बॉन्ड खरीदने वाले को झेलना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लोन्स पेएबल इन रुपीज बट हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स। अब एक्सटर्नल डेट आपका और कहाँ से आता है? एक्सटर्नल डेट उस वहाँ से भी आता है कि जो लोन्स पे करना है आपको रुपी में, लेकिन वो लोन नॉन रेजिडेंट ने ले रखा है। समटाइम्स मल्टीलैटरल एजेंसीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ना एग्री कर जाते हैं कि वो आपको पैसा देंगे इंडियन नेशनल रुपी में, इवन दो रीपेमेंट इज इन रुपीज़, हमें वापस रुपी में देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो एक्सटर्नल डेट ही काउंट होता है, क्योंकि जो क्रेडिटर है ना वो फॉरेनर होता है। ओके, तो ये फैक्ट याद रखना है, लोन्स पेएबल इन रुपीज बट हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है ना, इसमें नॉन रेजिडेंट्स का रोल बताया है कि एक, जब तो नॉन रेजिडेंट आप अपना पैसा इंडिया की करेंसी में इंडिया के अंदर डिपॉजिट रखते हैं, एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास इंडिया के बाहर भी इंडिया का पैसा है, तो सरकार उनसे भी पैसा उठा लेती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको ये फैक्ट याद रखना है, आपको ट्रू और फॉल्स मार्क करना है, दैट मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज यूरो डिनोमिनेटेड। अब इंडिया का जो 50% से ज़्यादा कर्जा है वो यूरो करेंसी में है। अब आपको बताना है, मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली बताया था किस करेंसी में ज़्यादा है किस में नहीं, आप खुद याद करिए, रिकॉल करिए, प्रिंट आउट लेके लिखिएगा यहाँ पे। एक्सटर्नल डेट डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर। जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आता। ये भी आपको ट्रू है या फॉल्स है बताना है, ऊपर सब लिखा हुआ है। ओके, सो नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू अपाटनी ट्राइब्स। ये देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी, द वेनिसिंग प्रैक्टिस ऑफ अपाटनीज। तो आपको कुछ फैक्ट्स याद रख लेने हैं। यू नेवर नो, यूपीएससी ना उसको ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूछने का मतलब एक आदत है, हर साल पूछ ही लेती है वो इन अ ईयर और नेक्स्ट ईयर, मतलब गैप दे के पूछती ही रहती है। ट्राइबल कम्युनिटी फेवरेट टॉपिक है इसका यूपीएससी का। सी, अपाटनी ट्राइबल कम्युनिटी ना अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलती है, और ये अरुणाचल में कौन सी जगह मिलेगी? एक जीरो वैली एक जगह है वहाँ पे, देयर। ओके, सो स्टेटमेंट आ जाए दैट, या मैच द फॉलोइंग आ जाए, अपाटनी ट्राइबल कम्युनिटी सामने लिख दें आपके नागालैंड या आसाम, तो ये फैक्ट याद रखना है, अरुणाचल में है।
एंड ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का यूनिक कल्चर या यूनिक थिंग क्या है? अपाटनी ट्राइबल वुमेन जो होती है ना, दे आर नोन फॉर देयर फेशियल टैटूज एंड वुडन नोज प्लग्स। अपने चेहरे पे वो बड़े बड़े टैटूज बनवाती हैं, कोल्ड एज टिपेई, एंड वुडन नोज प्लग्स येपिंग ह्यूलो। नाकों में उनके में ना बड़े बड़े वुडन नोज प्लग्स होते हैं और टैटू होते हैं। तो अपाटनी ट्राइबल कम्युनिटी है वो। आपको स्टेटमेंट में दे दे यूपीएससी ऐसे कुछ, दैट दिस ट्राइबल कम्युनिटी रेजाइड्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड दिस ट्राइबल कम्युनिटी इज नोन फॉर फेशियल टैटूज एंड वुडन नोज प्लग्स, आइडेंटिफाई द ट्राइबल कम्युनिटी। नीचे 2-3 नाम दे दे आपको, है ना, अपाटनी, बोडो, गारो, खासी, ऐसे करके। तो आप याद रखेंगे इट इज़ अपाटनी। अब आर्टिकल में ये भी लिखा था कि ऐसी ये हैबिट, जो ये ऐसा ट्रेडिशन है ना, ये क्यों चला आ रहा है, वो क्यों टैटू बनवाती हैं या वुडन नोज प्लग्स क्यों है? देखिए ये ना ट्रेडिशन बन गया है ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल 100 ईयर्स। पहले क्या होता था, इन्वेडर्स आते थे ना, तो वो बच्चों को और औरतों को उठा ले जाते थे। तो क्या है, जो मेल हेड्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो वुमेन है ना, जब फेस पे टैटू बनवा लेंगी ब्लैक कलर का और बड़े बड़े ये नोज प्लग्स पहनेंगी ना, तो दे विल लुक लेस ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, कम अट्रैक्टिव लगेंगी वो, इसलिए इन्वेडर्स उन्हें उठा के नहीं ले जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस जब से चली आ रही है, ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू हंगुल, ओमर फ्लैग्स हंगुल एक्सटिंक्शन। ये कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है ना, ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने बताया कि कहीं बोला होगा दैट हंगुल को बचाना होगा हमें और ये वो, तो वो न्यूज़ थी। हंगुल ना एक सब स्पीसीज़ है सेंट्रल एशियन डियर की। ओके, अब इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है दैट दिस हंगुल इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स इसकी 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है। तो हंगुल इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये याद रखना है आपको। एंड हंगुल इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीर स्टैग, ये याद रखना है आपको। ओके, और एक जो नेक्स्ट न्यूज़ आपको याद रखनी है, मेरे को मिल गई थी इसी आर्टिकल के आसपास, दैट जो कोआलाज IUCN स्टेटस इज़ वल्नरेबल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कोआलाज एनिमल होते हैं, ब्लैक कलर के, आपको भालू जैसे दिखेंगे, छोटे छोटे पेड़ों पे रहते हैं। यू माइट हैव सीन देम इन डिस्कवरी और इन सम मूवीज़ वेर एवर पॉसिबल, जहाँ भी आपने देखे हो। तो आप याद रख लीजिएगा ये फैक्ट भी, कोआलाज का IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी टेंटेटिव? आप अंदाजा लगाइए। टेंटेटिव सिंपली मीन्स दैट समथिंग इज नॉट सर्टेन, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, बस अनसर्टेनिटी है थोड़ी। तो देखिए ये क्या है ऐसी लिस्ट। तो ना द हिंदू के अंदर ये एक पिक्चर थी एंड यहाँ पे मेंशन था कि जो एरा माटी डिबल्लू, रेड सैंड ड्यून्स, जो आंध्र प्रदेश का जो ये इलाका है ना, विशाखापट्टनम, भीमुनीपट्टनम बीच, वहाँ पे ये ईरा मट्टी डिबाला है। ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, रेड सैंड ड्यून्स, दीज वर एडिड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट। तो आप याद रखेंगे कि किसको ऐड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में। अब ये ईरा मट्टी डिबल्लू को रखा गया है। नाउ अब ये जो टेंटेटिव लिस्ट है, ये क्या लिस्ट है? ये एक लिस्ट है जिसमें कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट्स है ना एक कंट्री की, उनको ऐड किया जाता है विद व्हाट इंटेंशन, टू नॉमिनेट फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन द फ्यूचर। यानी पहले यूनेस्को अपनी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करेगा, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये सब एग्जामाइन करेगा, उसके बाद फाइनली उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो अगर आपको MCQ में आ जाए दैट ईरा मट्टी डिबल्लू इज इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो अभी के लिए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं है, बट अभी के लिए टेंटेटिव लिस्ट में है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, बस नॉमिनेट किया गया है, चेक किया जा रहा है कि इसको भी करेंगे, है ना, इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये टेंटेटिव लिस्ट में क्या है, हर कंट्री अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है बिफोर नॉमिनेटिंग एनी साइट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मान लीजिए इंडिया को 5 नाम भेजने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए यूनेस्को को कि वर्ल्ड हेरिटेज, तो उसमें से 4-5 नाम में से वो टेंटेटिव लिस्ट बना के भेजेगा जो यूनेस्को ने क्राइटेरिया दिया है उस हिसाब से। तो ये टेंटेटिव लिस्ट हर कंट्री प्रिपेयर करता है, ईच कंट्री प्रिपेयर्स इट बिफोर फाइनल नॉमिनेशन और फाइनल एंट्री इनटू वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस लिस्ट।
यानी ये एक तरीके की वेटिंग लिस्ट है और प्री नॉमिनेशन इन्वेंट्री है, यानी अभी फाइनल लिस्ट से पहले फाइनल लिस्ट में नाम आने से पहले जो लिस्ट आती है ना, वो लिस्ट है ये। ओके, एंड ये फैक्ट आपको याद रखना है दैट ए साइट कैन ओनली बी नॉमिनेटेड फॉर इंस्क्रिप्शन इफ इट हैज बीन ऑन द टेंटेटिव लिस्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। और कोई भी साइट जो है ना, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस या वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है, उसे जब मिलता है जब वो कम से कम टेंटेटिव लिस्ट में 1 साल तक रह चुकी है। ज़्यादा रह चुकी है तो बढ़िया है, बट 1 साल तो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इट्स अ मिनिमम क्राइटेरिया। सी यूपीएससी हैज़ आस्क्ड दिस एमसीक्यू। अगर आप 2024 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखें ना, उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो आप अब ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट याद रखिए कि टेंटेटिव लिस्ट में वो आपको यूँ ना बोल दे कि इसमें आपको रहना ही पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स और 2 ईयर्स। इन दैट केस सच ऑप्शन वुड बी रॉन्ग। एटलीस्ट 1 ईयर रहना है किसी भी साइट को। ओके, और यहाँ से हमने ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देख लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज पीएम इनोग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। बिल्कुल देखिए, ये जो फैक्ट है ना, आपको पूरी न्यूज़ नहीं पढ़नी, बस आपको ये याद रखना है, स्टेटमेंट में आ जाए, 2-3 स्टेटमेंट आ जाए इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके, और एक ये भी आ जाए कि इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे आया है। सो ये आसाम के अंदर गोलाघाट है ना, वहाँ पे आया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बैम्बो बायो इथेनॉल प्लांट। ओके, 7230 करोड़ polypropylene project also initiated at Numaligarh refinery. The facility aims to reduce dependence on fossil fuels. तो आप तो बस ये याद रखेंगे कि इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ पे आया है, गोलाघाट में आया है, विच इज़ इन आसाम। ये न्यूज़ थी अपनी द हिंदू न्यूज़पेपर में। अब देखिए, ये इतना फैक्ट आप प्रीलिम्स के लिए याद रख लेंगे, एज वेल एज अगर GS3 में क्वेश्चन आता है ना कि आप उन स्टेप्स को या उन मेजर्स को डिस्कस करिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं इथेनॉल प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए, या अपने एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए, या क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि इंडिया ने एक बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट खोल दिया है ना, गोलाघाट में। तो ये एक इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखना था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, एक आपको ये याद रखना था छोटा सा फैक्ट, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। दिल्ली डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना रिसेंटली रिलीज किया है। फॉर व्हाट पर्पज, कि प्रिजर्व करना है इंडिया को अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज को। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती है ना आपकी पांडुलिपि जिन्हें आप बोलते हो, जो पुराने टाइम से, महाभारत के टाइम से, या कुछ आप बोलते हो कि कबीर की कोई चीज़ लिखी हुई है, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है ना आपकी, उनको आपको बचा के रखना है। आपके जो वेदास हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैच द फॉलोइंग में आ जाए आपकी तरफ दिल्ली डिक्लेरेशन, और सामने लिख दिया जाए दैट दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और ये कब क्यों अडॉप्ट किया है, बिकॉज इंडिया के अंदर जो है ना, वो एक जो ये है ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये ऑर्गेनाइज हुई थी दिल्ली में एज ए पार्ट ऑफ ज्ञान भारतम मिशन। ये ज्ञान भारतम मिशन किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसका ये मिशन है ज्ञान भारतम मिशन, जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात करता है। तो उसके ही अंडर द एगिस ऑफ दैट मिशन दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड, और दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था कि इंडिया की प्राइसलेस जो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करना है। ओके, एज वेल एज इनको डिजिटल कॉपीज भी इनकी वो सिक्योर करनी है ना, सो दैट इन नेशनल प्राइड एज वेल एज इनके ऊपर रिसर्च की जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपकी, ध्यान रख लीजिएगा। दिल्ली डिक्लेरेशन और इंटरनेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ अरेंज की गई थी, इन द कैपिटल ऑफ इन द इंडियन कैपिटल दिल्ली। सो विद दिस द लेक्चर कम्स टू एन एंड हियर। सो आप रिवाइज करिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी और अच्छे फैक्ट्स हमने कवर किए हैं, है ना। एज वेल एज मैंने खुद से भी आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs डाल दिए हैं वीडियो के अंदर, तो आप इनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो अब आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।